हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट चुटकियों में। आज वीडियो नंबर 24 में हम जो करने जा रहे हैं वो सारी पिछली वीडियो से बिल्कुल अलग और हटके होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जो कुछ सीखने जा रहे हैं ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे अगले क्वेश्चंस के लिए अगले क्वेश्चन करने के लिए। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरी अब तक पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं, पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो सबसे पहले वो मेरी पिछली वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देख लें, ताकि जो आज की वीडियो जो मैं आज बनाने जा रहा हूँ उसके बारे में उसको समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो। आज की हमारी वीडियो है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, किस तरह बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए रीवैल्यूएशन का मीनिंग क्या होता है। रीवैल्यूएशन का मीनिंग, ये री है, ये वैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का जो मीनिंग है वो क्या है हमारा रीवैल्यूएशन का मीनिंग। री का मतलब होता है दोबारा। री का क्या मतलब है? दोबारा। वैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन। वैल्यूएशन का मतलब क्या है? मूल्यांकन। और अकाउंट का मतलब तो आपको पता ही है, अकाउंट का मतलब है खाता खोलना। यानी कि दोबारा किसी भी चीज़ का, दोबारा किसी भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ का हम वैल्यूएशन करके उसको किसी अकाउंट में शिफ्ट करेंगे तो उसको हम क्या कह देते हैं? रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? रीवैल्यूड करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? रीवैल्यूड की हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है जब कोई भी नया पार्टनर हमारी फर्म में आएगा, जब पुराने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं जो नए पार्टनर को अपनी फर्म में ले रहे हैं, तो वो क्या करेंगे पुराने पार्टनर्स? सबसे पहले जो एसेट्स, जो लायबिलिटीज़, जो एसेट्स, जो लायबिलिटीज़ उनके द्वारा बनाई गई, जो एसेट्स, जो लायबिलिटीज़ उनके द्वारा बनाई गई, उसको रीवैल्यूड करके उसमें से निकले हुए प्रॉफिट्स और लॉस को आपस में बांटना है, ताकि जो आने वाले फ्यूचर में किसी भी तरह का डिस्प्यूट उनमें आपस में ना हो। जैसे कि इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाने जा रहा हूँ, इसको समझिए। ए और बी, ए और बी दो पार्टनर्स हैं हमारे। सी नया पार्टनर आया। ए और बी ने जब काम स्टार्ट किया तो इन्होंने बिल्डिंग भी डाल ली भाई, प्लांट एंड मशीनरी भी ले आए, स्टॉक भी ले आए, बिल्डिंग भी लाए, प्लांट एंड मशीनरी भी लाए, स्टॉक भी लाए, और इन्होंने क्रेडिटर्स भी लेके आए अपने साथ। क्रेडिटर्स का मतलब कहीं से उधार भी लिया होगा, कहीं से पैसा उधार भी लिया होगा या कहीं से सामान उधार खरीदा होगा, तो ये क्रेडिटर्स भी हैं। इट मीन्स के एसेट्स के साथ साथ इनकी क्या पड़ी है हमारे पास? लायबिलिटी भी पड़ी है। उस समय जब ये दोनों मिलके इकट्ठे काम करते थे, स्टार्टिंग में इन्होंने इस तरीके से अपनी ट्रांजैक्शंस की हैं। बिल्डिंग खरीदी थी इन्होंने उस समय 90,000 की, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी उस समय 1 लाख की, स्टॉक की वैल्यू थी उस समय, वैल्यूएशन थी 50,000, क्रेडिटर्स जो थे वो थे 60,000 के। जब सी नया पार्टनर एक आ गया, जब नया पार्टनर सी आया तो इन दोनों पार्टनर्स ने सोचा कि अगर हम आपस में इस जो हमने ट्रांजैक्शंस खरीदी हैं, जो हमने एसेट्स और लायबिलिटीज़ अपने समय में बनाई हैं, अगर हम उसका निपटारा अभी नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जो सी नया पार्टनर आया है, जो सी नया पार्टनर आया है, यही हमारी झगड़े की जड़ बन जाएगा। झगड़े की जड़ का मतलब क्या हो गया? जब आप अपना पुरानी लायबिलिटी या पुरानी एसेट्स के बारे में पहले से ही आप डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, उसके प्रॉफिट और लॉस को, भी हमें क्या फ़ायदा हो गया इस समय तक, क्या नुकसान हो गया, तो नया पार्टनर जब आएगा नई डीड बनेगी, नई डीड के अनुसार सारी ट्रांजैक्शंस की जो अमाउंट्स हैं वो भी नई आ जाएंगी। तो जो पुराने पार्टनर्स होंगे इनके मन में भी ये नहीं रहेगा कि जो हमने एसेट्स और लायबिलिटी जो हमारे समय में थी उनका हमने रीवैल्यूड करके आपस में निपटारा कर लिया है, ये पुराने पार्टनर्स में आपस में नहीं आएगा। तो इसलिए क्या कह रहा हूँ मैं आपको, ये चीज़ को दोबारा समझिए भी। ए और बी जब इन्होंने काम स्टार्ट किया तो इनकी वैल्यू इतनी इतनी थी, बिल्डिंग की, प्लांट एंड मशीनरी की, स्टॉक की, क्रेडिटर्स की, ठीक है। जब सी नया पार्टनर आया तो उस समय इन्होंने रीवैल्यूड करवाया, अपनी हर एक आइटम का रीवैल्यूड करवाया। रीवैल्यूड हर एक आइटम की होगी, इसमें हर एक ट्रांजैक्शन की रीवैल्यूड होगी। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग 90,000 की है, जब सी नया पार्टनर आया उस समय इन्होंने रीवैल्यूड करवाई
तो उसकी वैल्यू रह गई 60,000। प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख रुपए की है, उस समय उसकी वैल्यू रह गई 70,000। स्टॉक जो 50,000 रुपीज़ से इन्होंने काम स्टार्ट किया था, आज की डेट में उनके पास 1,50,000 का स्टॉक पड़ा है। क्रेडिटर जो 60,000 के थे वो इस समय बढ़ के 1 लाख हो गए हैं। तो अब इसमें देखिए कई ट्रांजैक्शंस में अमाउंट बढ़ गई है, कई ट्रांजैक्शंस में अमाउंट कम हो गई है। अगर तो हमारी एसेट्स की ट्रांजैक्शन में अमाउंट कम हो जाए, अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो गई हमारी, तो हम क्या कहेंगे, फर्म को लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ, 30,000 रुपीज़ कम मिले इनको, जितने लगाए थे उससे कम मिले 30,000 रुपीज़। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी लगाई 1 लाख रुपए की उस समय, आज कितनी है इसकी वैल्यू 70,000, तो ये भी कितनी कम हो गई 30,000, तो ये भी लॉस हो गया। स्टॉक की वैल्यू थी पहले 50,000, स्टॉक की वैल्यू कितनी थी 50,000 की, आज की डेट में स्टॉक की वैल्यू है 1,50,000, 1.5 लाख रुपए की। कितना स्टॉक बढ़ गया हमारा 1 लाख का, अगर स्टॉक बढ़ जाएगा तो हमें फ़ायदा ही होगा, तो ये प्रॉफिट शो करेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद है क्रेडिटर्स थे हमारे 60,000 रुपीज़ के, वो बढ़ के हो गए 1 लाख रुपए के। क्रेडिटर्स थे 60,000 रुपीज़ के, बढ़ के कितने के हो गए 1 लाख रुपए के। अगर लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है तो, अगर लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है तो फर्म को फिर भी क्या होगा, लॉस होगा। पहले आपने अपने क्रेडिटर्स को देने थे 60,000 रुपये, आज हमने अपने क्रेडिटर्स को देने हैं 1 लाख रुपये, तो हमारी फर्म को क्या होगा, लॉस होगा। कितने का लॉस हुआ, 1 लाख कितना बढ़ गया, ये 40,000 का हमें और लॉस हो गया। तो इन ट्रांजैक्शंस को हमने करने के बाद ये देखना है कि जो पुराने पार्टनर्स हैं उन्होंने ये देखना है कि उन्हें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। जो पुराना काम इन्होंने किया, जो पैसे इन्होंने पहले लगाए थे, आज के समय में उनकी कितनी कीमत बनती है, उसके अनुसार उनको जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो पुराने पार्टनर्स आपस में इसको बांट लेंगे। क्यों बांट लेंगे, क्योंकि नए पार्टनर का इसमें किसी भी तरह का कोई भी योगदान नहीं है, क्योंकि पुराने पार्टनर्स उस फर्म को पहले से ही चला रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो आया है वो क्या लॉस है, 30,000, 40,000, ये तीन तो हमारे पास लॉस हैं। एक ही तरह के हैं तो एक ही तरह के पहले हम ले लेंगे इनको। 40,000, 30,000, 70,000, 70 और 30, 1 लाख, और हमारे पास जो स्टॉक है वो भी कितना है 1 लाख। तो इट मीन्स के ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही इनको लॉस हुआ, ना ही इस केस में प्रॉफिट हुआ ना ही इनको इसमें लॉस हुआ। तो इसमें किस तरीके का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, आपस में नील हो गया है। जितनी वैल्यू उन्होंने लगाई थी उतनी वैल्यू आज की डेट में सरप्लस में कुछ भी नहीं बच रहा, ना ही डिफिसिट आ रहा है ना ही सरप्लस आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। तो इसमें हम क्या करेंगे, नील, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। अगर ये प्रॉफिट में आ जाता तो हम इस प्रॉफिट को बांटते, अगर ये लॉस में आ जाता तो हम उस लॉस को भी बांटते जो आया है। तो इस ट्रांजैक्शन को, इन ट्रांजैक्शंस को हम किस तरीके से अपने ऊपर रीवैल्यूएशन अकाउंट में शिफ्ट करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वो देखिए कैसे शिफ्ट करेंगे हम इसको। मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने जा रहा हूँ, इसमें बहुत ही सिंपल है, इसमें किस तरह की कोई भी घबराने की बात नहीं है। ये हमारा एक नया टॉपिक आ गया है तो हम एक में घबरा जाएं। ये क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट है। क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहां पर लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। एक साइड आ गई हमारी डेबिट साइड, एक साइड आ गई हमारी क्रेडिट साइड। एक साइड कौन सी है, डेबिट साइड, एक साइड आ गई क्रेडिट साइड। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये देखिए, जब हमारी एसेट्स कम हो जाएंगी हम डेबिट साइड की तरफ क्या करेंगे,
जब एसेट्स कम हो जाएंगी, यहाँ पे हम लिखूंगा, मैं इसको एक साइन देने जा रहा हूँ डिक्रीज का, डिक्रीज इन एनी एसेट, डिक्रीज इन एनी एसेट, तो हम किस तरफ लिखेंगे? डेबिट साइड की तरफ। इट मीन्स के अगर हमारी सपोज कीजिए स्टॉक कम हो गया, ठीक है, पहले था 90,000 का, अब हो गया है 60,000 का, तो कितना कम हो गया? 30,000 का कम हो गया, स्टॉक 30,000 का कम हो गया। जब स्टॉक हमारा कम हो गया तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे टू स्टॉक, टू स्टॉक। इसी तरीके से कोई मशीनरी है, मशीनरी है हमारी, मशीनरी है हमारी 60,000 की, आज हो गई है सी के आने के बाद, यानी कि जब सी आ रहा है उस समय कितनी हो गई? सी के आने से पहले कितनी अमाउंट होगी रीवैल्यूड करने के बाद? 50,000। तो ये कितनी कम हो गई? 10,000 रुपीज़ की कम हो गई। अगर 10,000 रुपीज़ की कम हो गई, मैंने आपको पहले ही कहा है डिक्रीज इन एनी एसेट, एसेट में किसी भी तरह का कम होना मूल्यांकन, तो उसमें क्या करेंगे हम? यहाँ पर टू मशीनरी, यहाँ पर लिखेंगे हम टू मशीनरी, सिंपल। इसी तरह से अगर हमारे पास हमारी लायबिलिटी बढ़ जाए, अगर लायबिलिटी बढ़ जाए, इंक्रीज इन एनी लायबिलिटी, ये मैं एरो ऊपर बना रहा हूँ अब मैं, इंक्रीज इन एनी लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी बढ़ जाती है तो क्या करेंगे? अगर देखिए लायबिलिटी बढ़ गई तब भी हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया, तब भी हमारा क्या हुआ? लॉस हुआ। क्रेडिटर से हमारे स्टार्टिंग में सपोज कीजिए 90,000 के क्रेडिटर्स हैं, 90,000 के सी से आने से पहले जब इन्होंने काम स्टार्ट किया, रीवैल्यूड करवाया, तो क्रेडिटर्स की कीमत निकली यहाँ पर 1 लाख रुपये। 90,000 पहले थे, 1 लाख रुपये रीवैल्यूएशन के समय बन गए, तो ये कितने बढ़ गए? 10,000। अगर क्रेडिटर्स हमारे बढ़ जाएंगे, ये भी फर्म का क्या होगा? लॉस होगा, खर्चा होगा। जो खर्चे होंगे, लॉस होंगे, उसको हम कहाँ डालेंगे? टू की तरफ डालेंगे, इंक्रीज इन एनी लायबिलिटी, तो हम यहाँ लिखेंगे टू क्रेडिटर्स। जितनी अमाउंट हमारी कम हो गई वो यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। इसी तरह से अब हम करने जा रहे हैं क्रेडिट साइड की तरफ, हम किस तरीके से आइटम डालते हैं। तो क्रेडिट साइड को समझना बिल्कुल ही ईजी हो गया। जब डिक्रीज इन एनी एसेट है, जब डिक्रीज इन एनी एसेट है, जब वैल्यू कम होती है तो किस तरफ आती है? डेबिट साइड की तरफ। जब वैल्यू एसेट्स की बढ़ जाएगी, यहाँ पे एरो ऊपर, इन एनी एसेट किधर आ जाएगी? क्रेडिट साइड की तरफ। अगर स्टॉक बढ़ गया तो इधर लगा देंगे बाय स्टॉक, बाय मशीनरी। इसी तरह से लायबिलिटी, लायबिलिटी के कम होने पर भी फर्म को क्या होता है? प्रॉफिट। लायबिलिटी के कम होने पर भी फर्म को क्या होता है? प्रॉफिट। एसेट्स के बढ़ने पर फर्म को प्रॉफिट होता है, लायबिलिटी के कम होने पर फर्म को प्रॉफिट होता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो हमने यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे डिक्रीज इन एनी लायबिलिटी, इधर लिखेंगे हम बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स। अगर हमारे पास सपोज कीजिए, अब हमने ये तो सोच लिया है, ये तो हमने समझ लिया है कि अगर हमारे पास एसेट कम हो जाती है तो उसको हम डेबिट साइड की तरफ डालते हैं, एसेट बढ़ जाती है तो उसको हम क्रेडिट साइड की तरफ डाल देते हैं। लायबिलिटी हमारी बढ़ जाती है तो डेबिट साइड की तरफ डालते हैं, लायबिलिटी हमारी कम हो जाती है तो हम क्रेडिट साइड की तरफ डालते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन में अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ आ जाएँ तो क्या करेंगे? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर हमारे पास आ गई, इट मीन्स कि हमारी लायबिलिटी और बढ़ गई, हमने अभी तक उस लायबिलिटी को अपनी बुक्स में शिफ्ट नहीं किया था, अब हमें उस लायबिलिटी की पेमेंट भी करनी पड़ेगी जिन लायबिलिटीज़ को हमने अभी तक बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये हमारा लॉस होता है। तो अनरिकॉर्डेड भी इधर ही आएंगी, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, रिकॉर्डेड लायबिलिटीज।
टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़। अगर एसेट्स हमारे पास ऐसी पड़ी हैं जिनको हमने अभी तक बुक्स में शो नहीं किया, तो उन एसेट्स की वैल्यू हमारे लिए प्रॉफिट है, क्योंकि हमने अभी तक वो शो ही नहीं किए हैं अपनी बुक्स में। प्रॉफिट होगा तो किधर जाएगा, क्रेडिट साइड की तरफ, जहाँ आप लिखेंगे बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अब हमने क्या करना है, जो लास्ट स्टेप है हमारा, लास्ट स्टेप में दोनों साइड्स का टोटल करके इनके बैलेंस निकालने हैं। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आ जाती है, इट मीन्स कि ये सारी साइड कौन सी है हमारी, प्रॉफिट वाली, इनकम वाली। अगर इनकम वाली साइड हमारे पास इधर ज़्यादा आ जाती है तो बैलेंस किधर निकलेगा, इस तरफ निकलेगा, टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। जो प्रॉफिट हमारा यहाँ पर आया, जो बैलेंसिंग फिगर हमारी यहाँ पर आई, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि इन सभी ट्रांजैक्शंस में नए पार्टनर का अभी तक कोई भी योगदान नहीं है। इसी तरीके से अगर हमारी डेबिट साइड इधर ज़्यादा आ जाती है और क्रेडिट साइड कम होती है, तो इधर क्या लिखेंगे, बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। तो इस लॉस को भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। तो इस तरह से हम अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। और सभी स्टूडेंट्स को ये मेरी वीडियो अच्छे से समझ लग गई होगी। जिन जिन स्टूडेंट्स को ये मेरी वीडियो अच्छे से समझ लगी है और ये पसंद आई है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें इसको। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको समय समय से, जो भी मैं एक नई अपडेशन दे रहा हूँ, वो आपको समय समय से पता लगती रहे। अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय।